आज के कॉमर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैंसमा, जिला कोरबा से आज कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में प्रबंध के अर्थ, परिभाषा एवं कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रबंध के महत्व, उद्देश्य एवं अवधारणा के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यवसाय में प्रबंध का क्या महत्व है। बच्चों, बिना प्रबंध के तो व्यवसाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो चलिए अब हम प्रबंध के महत्व के निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला बिंदु है गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। बच्चों, हम सब जानते हैं कि आज कंपटीशन का युग चल रहा है, जहां पर बिजनेस भी आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो बच्चों, गला काट प्रतिस्पर्धा का आशय दूसरे व्यवसाय को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपना कार्य सफल करना है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में अच्छा प्रबंध वही है जो कि गला काट प्रतिस्पर्धा में डटकर सामना कर सके और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। हमारा अगला बिंदु है लागत में कमी करने के लिए। अगर आज के इस कंपटीशन के युग में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना हो तो लागत को कम कीजिए। इस हेतु लागत कम करने के नए नए उपाय खोजे जाते हैं और यह कार्य एक अच्छा प्रबंध ही कर सकता है। पर हाँ, यह ध्यान देना आवश्यक है कि वस्तु की लागत में कमी हो किंतु वस्तु की उपयोगिता में गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा अगला बिंदु है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। उत्पादन के साधनों का सदुपयोग अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी, माल, मशीन आदि का सदुपयोग करने से है। प्रबंध का महत्व इन सब का सदुपयोग करने से और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन सभी साधनों का उपयोग कैसे किया जाए यह निर्देशन भी प्रबंध ही करता है। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। बच्चों, उत्पादन के सभी साधन यानी श्रम, पूंजी, माल, मशीन, केवल इन साधनों का सदुपयोग करना ही अच्छे प्रबंध के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि इन साधनों का आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इन सभी साधनों में आपसी तालमेल सही नहीं होगा तब तक प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लो किसी व्यवसाय के प्रबंध में व्यवसायी ने पूंजी तो लगा दी, उसने माल भी इकट्ठा कर लिया और मशीन भी आ गई, लेकिन उसके पास पर्याप्त श्रमिक नहीं है। तो ऐसी दशा में वह प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर उसके पास माल है, श्रमिक है, उसने पूंजी भी लगा दी पर उसके पास मशीन नहीं है, तो ऐसी दशा में भी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रबंध की सफलता के लिए उत्पादन के सभी साधनों के बीच आपसी समन्वय या तालमेल का होना आवश्यक है। अगला बिंदु है शोध एवं अनुसंधान के लिए। बच्चों, हम सब जानते हैं कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं और नई तकनीकों के साथ ही लोग अपना व्यवसाय चलाकर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रबंध के हर क्षेत्र में अनुसंधान को भी महत्व दिया जा रहा है। तो नवीनीकरण की इस दुनिया में आज अगर कोई प्रबंध शोध और अनुसंधान को नहीं अपनाता तो वह सफल नहीं हो सकता। अगला बिंदु है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। बच्चों, प्रत्येक प्रबंध का एक लक्ष्य होता है जो पहले से निर्धारित होता है और प्रत्येक व्यवसायी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है और सभी साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह गला काट प्रतिस्पर्धा का भी सामना करता है, लागत में कमी करके अच्छे उत्पादन की कोशिश करता है, उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो बच्चों, ऐसी दशा में एक अच्छा प्रबंध ही व्यवसाय को उसके लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। तो देखा बच्चों आपने कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक अच्छे प्रबंध का क्या महत्व होता है। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, प्रबंध के उद्देश्य।
तो चलिए अब हम प्रबंध के उद्देश्य के निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला बिंदु है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। बच्चों, प्रत्येक व्यापारी यह चाहता है कि वह कम से कम प्रयास, कम लागत एवं कम समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त कर सके, और वह इसी के लिए अपने पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग अच्छे से अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए करता है, और प्रबंध का यही सबसे मुख्य लक्ष्य होता है। हमारा अगला बिंदु है नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। किसी भी व्यवसाय का कर्मचारी उस संस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। प्रबंध की सफलता भी उन्हीं के कार्यों पर निर्भर होती है, अतः इन्हें संतुष्ट रखना, इनकी सुविधा असुविधा का ख्याल रखना ताकि निरंतर इनका विकास हो और प्रबंध अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। प्रबंध में श्रम और पूंजी दोनों ही गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं जो परस्पर साथ कार्य करते हैं। एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला अधूरा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के बिना ये व्यर्थ हैं। इसलिए प्रत्येक प्रबंध का ये उद्देश्य होता है कि वे श्रम और पूंजी के मध्य सही तालमेल या समन्वय बनाए रखें। बच्चों, प्रबंध का अगला उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रत्येक प्रबंध का एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के हम प्रबंध की कल्पना नहीं कर सकते, जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रबंध के तमाम कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करता है ताकि वह एक बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। बच्चों, हमारा अंतिम बिंदु है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। बच्चों, चूँकि प्रबंध समाज का ही हिस्सा है और मानव इसी समाज से जुड़ा है, इसीलिए प्रबंध का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वह व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सामाजिक हो और न्याय संगत हो, जिससे कि उस समाज का और उस समाज से जुड़े मानव का विकास हो सके। तो बच्चों, प्रबंध के सभी उद्देश्यों को हमने अच्छे से यहाँ अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले विषय वस्तु की ओर, जो है प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा के अंतर्गत हम निम्न 4 बिंदुओं पर आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। बच्चों, यहाँ प्रबंध को एक गतिशील क्रिया के रूप में माना गया है। गतिशील अर्थात निरंतर चलने वाली क्रिया। उत्पादन के सभी साधन जो हमने देखे हैं, उन सभी में श्रम को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव होते हैं, अर्थात वे अपने से कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि उनका उपयोग मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। इन समस्त उत्पत्ति के साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग प्रबंध के निर्देशन में ही किया जाता है। बच्चों, प्रबंध की दूसरी अवधारणा प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में समझने से पहले हम प्रक्रिया क्या है ये समझ लेते हैं। जब कोई कार्य व्यवस्थित व पूर्ण नियोजित ढंग से क्रमानुसार संपन्न किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। प्रबंध एक विस्तृत शब्द है जिसमें विभिन्न कार्य एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही संपन्न किए जाते हैं, इसीलिए प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। बच्चों, अगली अवधारणा है कि प्रबंध एक शास्त्र के रूप में। वर्तमान समय में प्रबंध एक आवश्यकता बन गई है और यह एक अध्ययन का विषय भी बन गया है। अब प्रबंध के अपने सिद्धांत, नियम व अपना स्वयं का विषय हो गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का ज्ञान तथा विशिष्ट उच्च स्तरीय प्रबंध की ज्ञान दिया जाने लगा है। आज मैनेजमेंट के कई डिग्रियां हो गई हैं, जिससे विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर आज कोई भी उच्च स्तरीय प्रबंधक बन सकता है। इसीलिए प्रबंध को आज एक शास्त्र के रूप में भी माना जाने लगा है। प्रबंध की एक अवधारणा यह भी है कि प्रबंध को एक समूह के रूप में माना गया है। प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी निर्देशित कार्य करते हैं। प्रबंध कोई एक या दो व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध में कई स्तर पर व्यक्तियों के समूहों द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। हम प्राय प्रबंध के कार्यों में 3 तरह के स्तर देखते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध एवं
निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों स्तरों में ही व्यक्तियों के समूहों द्वारा आपस में मिलकर उचित तालमेल बिठाकर कार्य किया जाता है और प्रबंध के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने इन 3 निम्न विषय वस्तु पर अच्छे से अध्ययन किया है। प्रबंध के महत्व, प्रबंध के उद्देश्य एवं प्रबंध की अवधारणा।